हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आज 8 बजे से लाइव आने का मेरा प्रोग्राम था, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं आज 8 बजे से लाइव नहीं आ पा रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, 8:30 बजे से प्रयास मैं करूंगा कि आज लाइव आ जाऊं। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे और आप देखेंगे कि अनुसूचियों से जो भी प्रश्न आया है, चाहे वाईएस का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में या यूपीएसआई में या एसएससी में, किसी भी परीक्षा में यदि अनुसूचियों से प्रश्न आएगा तो ये मेरा विश्वास है कि एक बार यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित है कि अनुसूची कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। आइए एक बार हम देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और यदि अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के बीच इसे शेयर जरूर करिए। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान की अनुसूचियों को किस प्रकार हम लोग याद करते हैं। आपने अभी तक संविधान की अनुसूचियों को पढ़ा होगा, लेकिन जब प्रश्न आता है तो निश्चित है कि आपसे गलत हो जाता है। आज मैं देखने का प्रयास करता हूं कि कैसे आपसे कभी भी अनुसूचियों से कोई प्रश्न नहीं गलत हो सकता है। देखिए मित्रों, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होता है, यदि वाकई में तरीका को इस तरह अपनाया जाए जिस तरीके से किसी भी विद्यार्थी को एकदम उसमें रोचकता आ जाए, पढ़ने का उसका खूब मन करे, तो समझ लीजिए कि ये स्टेज डी हम लोग की बहुत अच्छी है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उस तिथि को भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता हमें पड़ने लगी, हम लोगों ने अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि किया और आज वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। आइए एक बार देखते हैं। 12 अनुसूचियों को हम इस वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको लगेगा कि एक बार यदि इस वीडियो को आप देख लेंगे, कभी भी संविधान की अनुसूची से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। जी हां मित्रों, तो देखा जाए संविधान की अनुसूचियां। तो जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन समय समय पर अनुसूचियों की संख्या को बढ़ाया गया है। तो किस तरह से इसे हम देखेंगे वो हम देखते हैं। प्रथम अनुसूची यानी अनुसूची 1। अब ध्यान दीजिएगा, इस अनुसूची में क्या है आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक बार फिर से इसको पढ़िए, देखिए किस तरह से इसको डिजाइन में करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में संघ और राज्यों का नाम एवं उनके सीमा क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्रिय विद्यार्थी, आप देखिए भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में क्या है, संघ और राज्यों का नाम तथा उनके सीमा क्षेत्र का विवरण अनुसूची 1 में दिया गया है। अब देखिए अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। अनुसूची 2
तो आप थोड़ा सा देखिए, ये मैंने लिखा है 2, इसका मतलब कि आप कुछ मांग रहे हैं। 2 क्या दो भाई? ये पेन दे, ये माइक दे? नहीं। अब देखिए क्या आपको चाहिए। यदि मैं आपसे कहूं कि पैसा दें तो आप कहेंगे जी सर पैसा दें। तो पैसा किस रूप में दें? अब ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 क्या दो? जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों को जितने भी संविधान में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को अनुसूची 2 के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन देने की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, यानी वेतन 2, भत्ता 2, पेंशन 2, अर्थात अनुसूची 2 में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के रूप सभापति के रूप में वेतन पाते हैं, सीएजी हुए या आपके महान न्यायवादी हुए, राज्यपाल हुए या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हुए, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी आपको समझ में आते हैं, उन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को अनुसूची 2 के तहत वेतन, भत्ता और पेंशन दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, अब देखिए अनुसूची 3, अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही रोचकतापूर्ण, ध्यान दीजिएगा, मनोरंजन के साथ, जैसे लगेगा आपको कि इस तरह की पढ़ाई यदि हम पहले किए होते तो जो अभी परीक्षा हुआ है उसमें हम गलत करके नहीं आते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमेशा श्री कृष्ण भगवान के गीता के उपदेश को हमेशा याद रखिए कि जो बीत गया अच्छा हुआ था, वर्तमान में जो हो रहा है वो और अच्छा हो रहा है, और भविष्य में जो होगा बहुत बेहतर होगा। तब आप कभी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। जी हाँ मित्रों, आप निश्चित है वर्तमान को एकदम एंजॉय से जीजिए, वर्तमान में जो आप कर रहे हैं बेहतर करने का प्रयास करिए। तो आइए देखते हैं अनुसूची 3 में क्या है। अनुसूची 3 देखिए, 3 लिखा है, तो 3 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है। 3 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है। क्या है भाई 3 अक्षरों का ये शब्द? तो ध्यान दिया जाए, 3 अक्षरों का ये देखिए एक शब्द है और वो है स प थ। अब देखिए स प थ अर्थात शपथ। तो किसका शपथ भाई? ध्यान दीजिएगा, जिन संवैधानिक पदाधिकारियों को आपने अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता और पेंशन देने की बात की है, उन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों को किस अनुसूची के तहत शपथ दिलाया जाता है? तो स प थ 3 अक्षर अनुसूची 3 के तहत सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है। अर्थात शपथ की जब बात आएगी तो सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को, सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है अनुसूची 3 के तहत। जी हाँ मित्रों, अब एक पर ध्यान दिया जाए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अभी भी किसी एग्जाम में जीडी की परीक्षा में पूछा गया है, लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस में आया है, आईएएस में आया है, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, ये तो अनुसूची हो गया, अब ये प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, फिर प्रश्न बन जाए कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं, फिर प्रश्न बन जाए कि बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। यदि इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप कैसे याद रखेंगे? इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें, समझें। निश्चित है कभी जीवन में आप भूल नहीं सकते हैं। ये मनोज कुशवाहा का ट्रिकी जीएस का कमाल है। एक बार आप देखिए, आपको लगेगा कि जादू जैसा ये कहानी है,
ये चीज तो यार एक बार पढ़ लो, कभी जीवन में भूलने का नाम ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। आइए देखते हैं कैसे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप जितना भी रटने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रटने वाली चीजें विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाती हैं। लेकिन यदि आप समझ के कोई चीज पढ़ते हैं, यदि आप कोई उसमें टेक्निक लगा के चीजों को पढ़ते हैं, तो कभी जीवन में न तो दोबारा पढ़ने की जरूरत है, न कभी भूलेगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखिए कैसे, अब देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति महोदय को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है, यह प्रश्न है। तो आप थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए। गांधी जी चश्मा पहनते थे और गांधी जी का जो चश्मा होता था वो राउंड होता था। देखिए गांधी जी के चश्मे में 2 लेंस था, तो सबके चश्मे में 2 लेंस है। लेकिन एक चीज बताइए, किसके चश्मे में 3 लेंस है? तो आपको याद होगा कि भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, अवगढ़दानी के पास 3 नेत्र थे और 3 नेत्र अर्थात उनको 3 लेंस वाला चश्मा चाहिए था। विश्वकर्मा जी के पास चश्मा बनाने के लिए भेजा गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, लेकिन विश्वकर्मा जी ने कहा कि प्रभु यदि मैं चश्मा बना दिया भोलेनाथ का तो तीसरा नेत्र कभी भी खुल सकता है, और तीसरा नेत्र जब खुलता है तो क्या स्थिति होती है ये आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें यहां याद करना है, यानी गांधी जी के चश्मे में 2 लेंस है। आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी वृद्धावस्था में चले गए तो होता क्या है गांव में कि बूढ़े लोगों के चश्मे का एक डंडी यदि टूट जाता है तो बेचारे एक ही डंडी से काम चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यदि ये 2 लेंस है और एक लेंस का डंडी टूट गया है, एक ही लेंस का डंडी लगा है, तो आप थोड़ा सा देखिए, इसको और नीचे करते हैं हम। ये 2 है गांधी जी का। आप ध्यान दीजिएगा, यदि इस लेंस में डंडी हमने लगा दिया तो आप देखिए ये क्या बन गया, ये अनुच्छेद 60 बन गया। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब आइए, यदि प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि बात उपराष्ट्रपति की गई है, यदि उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां हमने बताया कि गांधी जी के चश्मे में 2 लेंस है, एक लेंस की डंडी टूट गई है तो दूसरा लेंस का डंडी यदि लगा है तो अनुच्छेद 60 बन गया। अब यदि उपराष्ट्रपति की बात की जाए कि उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है, तो आप देखिए उसी गांधी जी के चश्मे का लेंस यहां भी लेते हैं। अब देखिए एक में तो पहले से ही लगा था, अब वृद्ध व्यक्ति ने अपने बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि बेटा एक डंडी से नहीं देखा जा रहा है, सुबह पेपर पढ़ता हूं, नहीं पढ़ पाता हूं, बार बार चश्मा गिर जाता है, इसलिए हमारे इस लेंस में भी दूसरा डंडी लगवा दो। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बेटा जाता है और डंडी उल्टा लगा के लेके चला आता है, अर्थात जब उल्टा लगा देता है तो एक डंडी ऊपर दूसरा डंडी नीचे। अब ये क्या बन गया? ये बन गया 69 अर्थात आर्टिकल 69 के तहत अर्थात अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब देखिए कितना आसान हो गया, कभी जीवन में न तो 60 याद करना है न 69 याद करना है, केवल गांधी जी का चश्मा यदि आपको याद है तो एक लेंस में डंडी लगा दीजिए, राष्ट्रपति का शपथ निकल जाएगा, और दोनों में एक में सीधा एक में उल्टा लगा दीजिए, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद निकल जाएगा। लेकिन यदि प्रश्न आपसे बन जाए, ध्यान दीजिए, यदि प्रश्न आपसे बन जाए कि बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, तो बड़ी समस्या है, इसको कैसे याद करेंगे? नो टेंशन, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब एक चीज बताइए, राष्ट्रपति केंद्र में बैठते हैं,
राज्यपाल राज्य में बैठते हैं। तो यदि राष्ट्रपति केंद्र में बैठते हैं और राज्यपाल राज्य में बैठते हैं तो एक कदम नीचे है राज्यपाल राष्ट्रपति से। तो यदि एक कदम नीचे है तो कुछ न किया जाए, इसी 60 में से 1 निकाल दिया जाए। इस 60 में से 1 निकालिए। तो यदि 60 में से 1 निकालेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां निकाल के आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि आप 60 में से 1 निकाल दिए तो क्या मिलेगा? 59 अर्थात 59 मिलेगा। तो 59 आप यहां लिख दिया। और जो आपने निकाला है, जो आप, जैसे यहां ध्यान दिया जाए, मैंने आपको बताया कि 60 में से 1 निकालिए, 60 में से 1 निकालिए। तो जब 60 में से 1 निकाला तो क्या मिला? 59। लेकिन आप बराबर का चिन्ह न देकर आप 159 60 में ही लिख दीजिए। जैसे 60 में से 1 माइनस, तो देखिए इधर क्या हो गया, 1 माइनस किया आपने, क्या मिल गया? 159 मिल गया। जी हाँ मित्रों, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाता है उस राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात रही अनुसूची 3 की। अब अनुसूची 4 में चला जाए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अनुसूची 4 में हम चलते हैं तो देखिए अनुसूची 4, तो हम लोग बचपन से ही क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब तो हम चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि हम आपसे कहें कि 4 र, अंतिम अक्षर र है और र से क्या पढ़ेंगे, तो आप बचपन में र से रस्सी पढ़ते थे, र से अन्य कुछ भी, रथ भी हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब चूंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब पढ़ेंगे र से राज्य, अर्थात 4 अंतिम अक्षर र और र से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्य में कितनी सीटें हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा? अनुसूची 4 में र से राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। अब देखिए, अब अनुसूची 5 यानी राज्यसभा की कुल सीटें, जैसे आप जानते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 250 है। तो इस 250 में से यूपी को, एमपी को, बिहार को, झारखंड को कैसे सीटें बांटी जाएंगी, ये बात करता है अनुसूची 4। अब देखिए अनुसूची 5 पढ़ते हैं हम लोग। अनुसूची 5, अब 5 में क्या है ध्यान दीजिएगा। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के पास कितना एटीएम है, एटीएम जानते हैं ना, जिससे आप डालते हैं तो पैसा निकलता है, तो इसमें से कई लोग हाथ उठाएंगे कि सर मेरे पास 2 एटीएम है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास यदि 2 एटीएम है तो इस एटीएम को कैसे हम लिखेंगे कि अनुसूची 5 से ताल्लुकात रखेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 एटीएम को यदि हम मैथमेटिक्स के अनुसार लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर। ध्यान दिया जाए तो एटीएम स्क्वायर अर्थात हमने 2 एटीएम का केवल उल्लेख किया है, और एटीएम स्क्वायर का मतलब अनुसूची 5 से कैसे हम ताल्लुकात रखते हैं वो देखिए। ए से अब आपके एटीएम से पैसा निकलेगा, हमारे एटीएम से राज्य निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए, ए से असम, अपने मन से नहीं निकालेंगे आप लोग। ए से असम, टी से त्रिपुरा। अब यहां देखिए यम स्क्वायर मतलब डबल एम, अर्थात एक एम से मिजोरम और दूसरे से मेघालय। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम मेघालय, यानी अनुसूची 5 क्या कहता है? एटीएम स्क्वायर राज्यों को छोड़कर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़कर
बाकी सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इस प्रकार किया जाएगा, ये अनुसूची 5 में है। यानी एटीएम स्क्वायर राज्यों को छोड़कर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़कर बाकी अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 5 में मिलता है। जी हाँ, आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि एक बार यदि आप इस वीडियो को देखेंगे आपको बड़ी मजा आएगा और निश्चित है हंसते हंसते आप लोटपोट हो जाएंगे और आपको सारी चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आइए चलते हैं अनुसूची 6। और अनुसूची 6 में क्या है, ध्यान दिया जाए तो जो 5 में छोड़ा गया है, जैसे एटीएम स्क्वायर को छोड़ दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों को छोड़ दिया गया है, उन्हीं राज्यों को अनुसूची 6 में लेंगे। कैसे? अर्थात एटीएम स्क्वायर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है। जी हाँ मित्रों, अब आइए अनुसूची 7 देखते हैं। अनुसूची 7, तो अनुसूची 7 क्या है भाई? अनुसूची 7 में क्या है तो ध्यान दिया जाए, अनुसूची 7 में हम लोग जानते हैं कि भारत एक संघात्मक देश है। संघात्मक का अर्थ होता है कि केंद्र अपने स्तर पर कानून बनाएगी, राज्य अपने स्तर पर कानून बनाते हैं। लेकिन ये सामान्य स्थिति में भारत एक संघात्मक देश है, संघात्मक एक राज्य है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की विशेषता में किया गया है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब देश के सामने इस तरह की कोई संकट की घड़ी, जैसे आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो उस समय देश का संविधान एकात्मक हो जाता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में देश का संविधान संघात्मक है। तो संघ और राज्यों के बीच में अनुसूची 7 क्या कहता है? संघ और राज्यों के बीच में विधायी विषयों का बंटवारा, ध्यान दीजिएगा, विधायी विषयों का बंटवारा अनुसूची 7 में किया गया है। तो विधायी विषयों को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो 3 सूचियों में इसे बांटा गया है। पहला है संघ सूची, इसी को कहते हैं केंद्र सूची। दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरा है राज्य सूची। अब ध्यान दीजिएगा, संघ सूची में जितने विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होगी, संघ सरकार को होगी। राज्य सूची में जितने विषय होंगे उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा। बिल्कुल एकदम क्लियर, ये परिभाषा यदि याद है तो आप कौन सा विषय किस सूची का है आपको बताने में बिल्कुल भी कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए कैसे कठिनाई नहीं होगी, मैं आपको बताता हूं। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होगा। संघ में जितने विषय होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होगा, संघ सरकार को होगा।
लेकिन समवर्ती सूची में जितने विषय होंगे उस पर जरूरत पड़ेगा तो संघ सरकार भी कानून बना सकती है और आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। बिल्कुल एकदम समवर्ती, मतलब सम मतलब बराबर, वर्ती मतलब बांटना, दोनों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़े तो पिताजी भी कानून बनाए, पिताजी बोले तो देश संघ अर्थात केंद्र, और जरूरत पड़े तो बेटा लोग भी कानून बनाए अर्थात राज्य भी कानून बनाए। तो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। लेकिन जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाए, केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती सूची के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो अंतिम फैसला किसका होगा, कौन जीतेगा? तो अंतिम रूप में जीतेगा संघ, अर्थात बाप बाप होता है। ध्यान दीजिएगा, बाप और बेटे में यदि कोई विवाद हो जाता है तो पंचायत होती है और पंचायत में पंच, पंचमेश्वर किसके पक्ष में बोलता है? तो हमेशा पिता के पक्ष में क्या दिया जाता है, निर्णय सुनाया जाता है। अर्थात जब समवर्ती सूची के विषय पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच तो हमेशा किसकी बात को मानी जाती है? संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार का बात माना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में इस संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? यदि ये प्रश्न बन जाए तो वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100 है। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, किताबों में होता क्या है, किताबों में एडिशन केवल मूल्य वाला अगला पिछला पेज बदल जाता है, लेकिन इसमें अंदर कुछ नहीं बदलता। भले वो जानते हैं, किताब छापने वाले राइटर्स ये जानते हैं कि लड़का करंट में कुछ ना कुछ मैगजीन पढ़ता होगा तो वो चेंज कर लेगा, लेकिन वो जहमत नहीं उठाते कि वो चेंज कर दे। इसलिए विद्यार्थियों आपसे अनुरोध है कि आप करंट की चीजों को बिल्कुल समझा करें, बिल्कुल पढ़ा करें। आज देखिए, यदि नेट समय से आ जाता है तो निश्चित है 8:30 बजे से मैं कम से कम 20 प्रश्नों को, आज करंट के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और इस तरह से बताऊंगा कि आपको कभी वो चीजें भूलेंगी नहीं। जी हाँ मित्रों, अब ध्यान दिया जाए तो वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अब देखिए राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। पहले संघ सूची में कितने विषय थे? तो पहले संघ सूची में 97 विषय थे। ये पहले की बात है, जो कोष्ठ में लिखा है वो पहले, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो 66 थे। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात करें समवर्ती सूची की, तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या 52 है, अर्थात 52 है। अब वर्तमान की बात है, लेकिन पहले कितना था? पहले 47 विषय था। यानी ये जो 5 विषय यहां से घटा है, ध्यान दिया जाए, जो 5 विषय यहां से घटा है वो 5 विषय कहां जोड़ा गया है? यहीं लाकर जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ने के लिए संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। और मैडम इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया और इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को निकालकर किसमें जोड़ दिया? समवर्ती सूची में। इस प्रकार वर्तमान में समवर्ती सूची में 47 5 52 अर्थात 52 विषय हो गए और राज्य सूची में 5 कम हो गए अर्थात 61 विषय हो गए। अब देखिए, अब कैसे 100 विषयों को हम याद रखें, कैसे 61 विषयों को याद रखें, कैसे 52 विषयों को याद रखें, यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कोई समस्या नहीं, जहां ट्रिकी जीएस के विशेषज्ञ मनोज कुशवाहा आपके साथ हैं, वहां घबराने की कोई बात नहीं है। यही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? कि एक बार पढ़ा जाए और गलती कभी ना किया जाए। जब तक आप जिंदा रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, ज्ञान पर कभी घमंड न दे मां सरस्वती, ये इस बात का विश्वास है कि यदि एक बार आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे, निश्चित है कि चाहे कितना भी आप संविधान पढ़े होंगे, यदि आपको अनुसूचियां भूलती होंगी, कभी जीवन में अनुसूची नहीं भूलेगा। अब देखिए कैसे 100 विषयों को याद रखते हैं। देखिए, चिटकियों में हम
आपको 100 विषय याद कराने का तरीका बताते हैं। अब ध्यान दिया जाए, संघ मतलब केंद्र। अब इस विषय को थोड़ा समझिए। संघ मतलब केंद्र, यानी जो भी विषय भारत सरकार से संबंधित होगा, जहां पर भी लिखा होगा भारत सरकार, वो समझ लीजिएगा संघ सूची का विषय है। अब जैसे आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि आप लोग यात्रा तो करते होंगे, और यात्रा किससे करते हैं? तो अधिकांश विद्यार्थी यात्रा ट्रेन से करते हैं, यानी रेलवे से करते हैं। तो अब एक चीज आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए रेलवे फिर किस सूची का विषय है? तो आप जब टिकट लेते हैं तो उस पर क्या लिखा रहता है? भारतीय रेलवे। ध्यान दीजिएगा, अर्थात भारतीय रेलवे बोले तो ये भारत की रेलवे है, किसी राज्य की रेलवे नहीं है। अर्थात इस पर कानून कौन बनाएगा? भारत सरकार बनाएगी। तो रेलवे किस सूची का हो गया? संघ सूची का हो गया। अब आप कहीं पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, कोई पत्र छोड़ने जाते हैं, या कोई बहन जाती है अपने भाई को राखी छोड़ने के लिए पोस्ट ऑफिस में। आजकल तो खैर तमाम तरह के आ गए हैं उपाय की ये फर्स्ट फ्लाइट से जाएगा, तमाम चीजें आ गई हैं, कोरियर सेवा आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस का आज भी महत्व है। तो यदि आप डाकखाने में जाते हैं और डाकखाने में जाते हैं पत्र छोड़ने या राखी छोड़ने या कोई इस अन्य काम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात डाकखाने यानी पोस्ट ऑफिस किस सूची का विषय है? तो वहां जब आप जाते हैं तो लिखा रहता है भारतीय डाकखाना। ध्यान दिया जाए, इंडियन पोस्ट ऑफिस अर्थात पोस्ट ऑफिस अर्थात डाकखाना, ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। यदि आपसे पूछा जाए कि आप किस देश के नागरिक हैं, तो आप बताते हैं कि सर मैं भारत का नागरिक हूं। कोई ये नहीं कहता कि सर मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। तो ध्यान दिया जाए, यदि आप भारत के नागरिक हैं अर्थात नागरिकता किस सूची का विषय होगा? तो जाहिर सी बात है, जब आप भारत के नागरिक हैं तो किसका होगा? भारत यानी संघ सूची का होगा। यदि आपसे पूछा जाए इंडियन आर्मी, तो देखो पहले ही लिखा है भारतीय सेना। इंडियन आर्मी अर्धसैनिक बल, यानी जितने भी आपके आईटीबीपी, सीआरपीएफ या बीएसएफ या इंडियन आर्मी, ये जितने भी जवान हैं, ये इस पर कानून कौन बनाती है? भारत सरकार बनाती है। इसलिए किस सूची का विषय होगा? जाहिर सी बात है ना। तो इस तरह से यदि बैंक पूछ लिया जाए तो देखिए बैंक लिखा रहता है। अब आप ये ना सोचिएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। अब ध्यान दीजिएगा, पंजाब मतलब पंजाब ना समझिएगा, उसमें लिखा है पंजाब नेशनल बैंक। अर्थात बैंक जो होता है वो भी किस सूची का विषय है? सारे बैंक किस सूची के विषय होते हैं? संघ सूची के विषय होते हैं। रुपया, जो आपके पास रुपया है, जो आपके पास मुद्रा है, उसको कौन छापती है? आरबीआई छापती है, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक छापती है। तो शेयर मार्केट, रुपया, टकसाल, ये किस सूची का विषय है? सब संघ सूची का विषय। इनकम टैक्स, आयकर, देखिए जो आपके पास पैन कार्ड होता है उस पर लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सरकार। अर्थात पैन कार्ड से संबंधित इनकम टैक्स अर्थात आयकर, ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। अब बात करें हम राज्य सूची की, पहले राज्य सूची की बात कर लेते हैं तब समवर्ती में आते हैं। तो राज्य सूची की बात किया जाए, अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए चिकित्सा, ध्यान दीजिएगा बड़ी मार्के का प्रश्न है, अस्पताल, औषधालय, तो आप कहीं भी दवा कराने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप दवा अपने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराने जाते हैं, तो लिखा रहता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटा अर्थात देवरिया, यानी जिले का नाम, उस क्षेत्र का नाम उस स्वास्थ्य केंद्र पर लिखा रहता है। इसका मतलब जो अस्पताल है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। इसका मतलब कि ये किस सूची का हुआ? राज्य सूची का। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पुलिस, तो देखिए हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है। जैसे उत्तर प्रदेश यूपीपी, मध्य प्रदेश की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, बिहार की पुलिस, हर राज्य की अपनी अपनी पुलिस होती है। इसलिए पुलिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है?
तो राज्य सूची को है। ध्यान दिया जाए, जब हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, मनोरंजन कर लगता है, जब हम लोग टिकट लेते हैं तो उस टिकट के पहले लाइन में ही लिखा रहता है कि 60% या 50% जो भी होता है मनोरंजन कर। ध्यान दीजिएगा, अर्थात कोई पिक्चर आप देखते होंगे टैक्स फ्री हो जाती है, जैसे लगान हम लोगों ने देखा था टैक्स फ्री हो गई थी, तेवर पिक्चर हम लोगों ने देखा था टैक्स फ्री हो गई थी। तो जब पिक्चरें टैक्स फ्री हो जाती हैं तो उसका टिकट का रेट सस्ता हो जाता है। क्यों? अब ध्यान दीजिएगा, तेवर पिक्चर मथुरा और आगरा में रिलीज हुई थी और उस समय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और अखिलेश भाई जी ने क्या किया था, तेवर पिक्चर को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया था, अर्थात मनोरंजन कर नहीं लिया जाएगा। लेकिन यही तेवर जब महाराष्ट्र में चल रही थी तो वहां टैक्स फ्री नहीं थी। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि मनोरंजन कर ये हर राज्य का अपना विषय है, अर्थात मनोरंजन कर किस सूची का विषय होगा? राज्य सूची का होगा। यदि बात करें हम समवर्ती सूची की, ध्यान दीजिएगा, तो समवर्ती सूची में वे सभी विषय रखे जाएंगे जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी होगा, केंद्र को भी होगा। तो यदि आपसे एक प्रश्न हम करें कि आप शिक्षा लेने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा यानी किसकी शिक्षा? मान लीजिए बीए या एमए करने जाते हैं, तो यदि कोई लड़का बीए की शिक्षा करने आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अर्थात एयू, ध्यान दीजिएगा, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। लेकिन कोई विद्यार्थी यदि कानपुर यूनिवर्सिटी से शिक्षा लेने जाता है, कोई विद्यार्थी यदि गोरखपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा लेना जाता है, कोई विद्यार्थी यदि पूर्वांचल विश्वविद्यालय से शिक्षा लेने जाता है और वहां से बीए करता है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटियां क्या हैं? ये राज्य सूची की विषय, अर्थात इस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। इस प्रकार ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा क्या है? राज्य सूची का विषय। अब आपसे एक प्रश्न, मैंने बताया था कि यहां अस्पताल राज्य सूची का विषय, लेकिन आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए मेडिकल कॉलेज, तो ध्यान दिया जाएगा मित्रों, आप इस बात को जरूर समझेंगे। बात मेडिकल कॉलेज की हो रही है और मेडिकल कॉलेज मतलब जहां शिक्षा दिया जाता है चिकित्सा का, जहां डॉक्टर तैयार किया जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई की जाती है, डॉक्टर एक बढ़िया एमबीबीएस, एमडी, एमएस ऐसे डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है। तो निश्चित है जहां पढ़ाया जाएगा वो कॉलेज होगा, वो यूनिवर्सिटी होगी। इसलिए मेडिकल कॉलेज, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल कॉलेज में दवा जरूर होता है। जैसे मान लीजिए हम ही गए मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराने, तो होता क्या है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपना इलाज कराने जाते हैं तो वहां एमबीबीएस की तैयारी करने वाले बच्चे और बच्चियां हेड साहब के सामने खड़े रहते हैं। और यदि मैं मनोज कुशवाहा गया कि साहब देखिए हमारे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जो प्रोफेसर साहब हैं कहेंगे ठीक है आप लेट जाइए, और उसके बाद जितने भी उनके एमबीबीएस के छात्र होंगे वो सब मुझे चेक करने लगेंगे और चेक करके अध्ययन करेंगे कि इनके शरीर में ये ऑर्गन्स कमजोर हो गया है, ये कोशिकाएं डिस्टर्ब हो रही हैं, और वो अपने नोट्स पे लिखने लगेंगे। और जैसे ही हेड साहब आएंगे उनके सामने कि साहब ये कोशिकाएं, ये ऑर्गन्स, ये चीजें इनमें डिफेक्ट है, तो डॉक्टर साहब तुरंत क्या करेंगे? फिर इसके लिए इलाज की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये मानव का शरीर डॉक्टरों के लिए एक पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर पुस्तक खोल के कभी नहीं सोता। यदि इस पुस्तक रूपी शरीर को खोल के डॉक्टर सो जाए तो निश्चित है कि हम 9 2 11 हो जाएंगे, अर्थात इस दुनिया को छोड़ देंगे। इसलिए डॉक्टर क्या करता है? अपनी किताब को खोलता है, अर्थात ऑपरेशन करके किडनी का पथरी निकालता है और फिर उसे बंद कर देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किताब ऐसे खोलते खोलते पढ़ते हैं और सो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये शरीर सजीव है और जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो निर्जीव है मित्रों। इसलिए जो मेडिकल कॉलेज है वहां स्वास्थ्य संबंधी यानी एक बढ़िया सा डॉक्टर तैयार किया जाता है ताकि मानव की स्वास्थ्य की देखभाल उचित तरीके से किया जा सके। अर्थात मेडिकल कॉलेज किस सूची का विषय है? तो उत्तर होगा समवर्ती सूची का विषय। ध्यान दीजिएगा, अब आप कहीं यदि ये देखते हैं कि भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है,
तो सरकार नियंत्रण करने के लिए उपाय लाती है। तो प्रश्न बनता है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या नियंत्रण और नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के संसाधन, ये किस सूची का विषय है? तो केंद्र सरकार भी योजना बनाती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, और राज्य सरकार भी योजना बनाती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। अर्थात परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये किस सूची का विषय हुआ? तो ये किस सूची का होगा? समवर्ती सूची का होगा। यदि वन की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, जंगल की बात करें, तो वन भी क्या है? भारत सरकार के भी अपने वन होते हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब राज्यों के अपने अपने वन होते हैं। तो वन और वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा, ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। यहां मित्रों, इस प्रकार यदि आपके दिमाग में केवल ये रहे कि संघ अर्थात केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो संघ सूची में आएगा, जहां भारत सरकार की बात की जाएगी, और जहां राज्य सरकार की बात की जाएगी वो राज्य सूची का विषय होगा, और जहां दोनों की बात की जाएगी वो क्या होगा? समवर्ती सूची का विषय होगा। बिल्कुल मित्रों, अब आइए, ये तो 7वीं अनुसूची थी। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो यदि बात करें हम 8वीं अनुसूची की, ध्यान दिया जाए, आठवीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को लिया गया। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को लिया गया है। और भारतीय भाषाओं, ध्यान दीजिएगा, यानी इस 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। जब देश का संविधान लागू हुआ था उस समय कुल भाषाओं की संख्या 14 थी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी, जैसे जैसे आवश्यकताएं होती गई भाषाओं की संख्या बढ़ती गई। और ध्यान दीजिएगा, अभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है, लेखपाल में पूछा गया है, यूपीएसआई में प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सी भाषाएं, और आरओ में अभी समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चन दिया है गलत दिया है। उसमें यह दिया है कि 1993 में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। तो क्वेश्चन चूंकि ये मिस्टेक है, बनाने वालों की गलती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर नंबर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा। इस प्रश्न को ही निकाल दिया जाएगा। अब देखिए, तो शुरू में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी, और एक भाषा बढ़ी 15वीं, और कौन सी भाषा बढ़ी? सिंधी। सिंधी भाषा बढ़ी, और सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। यह मित्रों, यानी 21वां संविधान संशोधन किया गया। और ये 21वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1967 में। और 21वें संविधान संशोधन के तहत, अर्थात 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची की 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। इसके बाद फिर संशोधन किया गया, ध्यान दीजिएगा, और इस समय 3 भाषाओं को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया। और 3 भाषा कौन कौन जोड़ी? कोंकणी, नेपाली, और मणिपुरी। मणिपुरी 3 भाषाओं को, यहां ध्यान दीजिएगा, 3 भाषाओं को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए, कुछ ना करिए, कैसे याद करेंगे इस संविधान संशोधनों को? तो देखिए, यहां से हम 7 को लेते हैं, तो लिख दिया 7। यहां से हम 1 को लेते हैं, ये वाला 1 लेते हैं, ये, तो लिख दिया 1। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया?
ये 71वां संविधान संशोधन हो गया। और 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको याद करने के लिए एक तरीका यहां देखिए, ये 9 उठाइए आप और ये 2 उठा लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, अर्थात 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। जी हाँ मित्रों, इस प्रकार भाषाओं की संख्या 15, 3, 18, लेकिन 4 भाषाएं फिर जुड़ी। और इन 4 भाषाओं को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया और कौन कौन भाषाओं को जोड़ा गया, ये आपको याद करना है, तो ध्यान दीजिएगा। इन 4 भाषाओं को देखिए, तो जब हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, जैसे मान लीजिए हमारा दांत दर्द हुआ, हम एक जगह गए एक डॉक्टर साहब के पास, तो हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बढ़िया या ज्यादा डिग्री वाले डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो अच्छा इलाज करेगा। ये हम लोगों का क्या है, सोच है। एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति का ये सोच है कि जिसका जितना बड़ा डिग्री होगा वही उतना अच्छा डॉक्टर होगा, ये हम लोग सोचते हैं। और होता भी अक्सर ऐसा है, अपवाद में एक आध ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बेचारे कम योग्यता रहते हुए भी सफल से सफल इलाज करते हैं, लेकिन खैर बात उसकी नहीं है। तो मान लीजिए हमारे दांत में दर्द हुआ, हम गए डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर साहब के पास गए तो उनकी डिग्री मैंने देखा, तो डिग्री में क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा, एक डॉक्टर के पास गए तो लिखा था बीडीएस, दूसरे डॉक्टर के यहां गए तो लिखा था बीडीएमएस। तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा डिग्री रखे हैं, इसलिए इन्हीं से इलाज कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डॉक्टर की डिग्री मैंने चोरी कर ली, अर्थात आपकी 4 भाषा निकाल दिया। क्या निकाल दिया वो समझिए, बी से बोडो असम में बोली जाती, डी से डोंगरी, यम से मैथिली, यस से संथाली, यानी 4 भाषाओं को बीडीएमएस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, प्रश्न। और यही समीक्षा अधिकारी वाले में, यानी अभी जो 5 दिसंबर को पेपर हुआ है उसमें यही क्वेश्चन आया है। अब देखिए ये कब जोड़ा गया, और महोदय पूछ रहे हैं 93 में कौन सी भाषा जोड़ी गई या नहीं जोड़ी। अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन एक आध नहीं, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी आरओ के पेपर में गलत है। लेकिन खैर इसके लिए बच्चे कोर्ट में जाएंगे, विद्यार्थी कोर्ट में जाएंगे, और निश्चित है कि उनके हित में निर्णय देगी कोर्ट, ये पूरा न्यायपालिका पर विश्वास है। तो ध्यान दिया जाए, इन 4 भाषाओं के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था, वो संविधान संशोधन कैसे, ये यहां का ये दोनों उठा लीजिए, यानी ये 92 उठा लीजिए, तो यहां लिख दिया जाए 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 2003 में। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इस प्रकार ध्यान दिया जाए, इस प्रकार 8वीं अनुसूची में, अब देखिए 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है यदि प्रश्न पूछा जाए तो 22 है। लेकिन मित्रों एक चीज और ध्यान देना है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत मार्के की चीज मैं बता रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया है, तो हम गर्दन काट देते हैं किसका, अंग्रेजी का। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों के द्वारा लेके आया गया था भारत में, इसलिए उनका गर्दन हम काट के भगा देंगे। अंग्रेजी हम नहीं बोलते हैं, यानी सारा काम अंग्रेजी में करते हैं,
लेकिन भारतीय संविधान की 60वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ मित्रों, तो आज मैं बस केवल इतना ही तक 8वीं अनुसूची तक आपको पढ़ा रहा हूं। कल इस वीडियो को पुनः कंटिन्यू करूंगा और 4 अनुसूची और है, क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए कल इसको मैं कंटिन्यू करके 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अनुसूची से आया हुआ एक भी प्रश्न कभी भी किसी भी स्थिति में गलत आप नहीं कर सकते हैं। एक बार वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को, अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, कमेंट करिए कि कैसा आपको अनुभव हो रहा है। यदि आप मेरा उत्साह वर्धन करेंगे, मेरी कमियों को भी बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, निंदक नियरे राखिए, अर्थात यदि आप मेरी कमी को भी निकालते हैं तो निश्चित है कि आपके दिए गए सुझाव को मनोज कुशवाहा सिरोधार्य करेगा और उस कमी को दूर करके पुनः आपके बीच एक ठीक रूप में प्रस्तुत होने का प्रयास मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, माता पिता की सेवा करिए। एक बार बोलिए, भारत माता की जय।